नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज चर्चा का विषय हमने चुना है भाषा। ये भाषा है जिस पर आजकल भारत में फिर से विवाद शुरू हो गया है। असल में ये विवाद उस समय से शुरू हुआ जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया और कहा कि आने वाले दिनों में भारत में जो अंग्रेज़ी बोलेगा उसको शर्म आएगी। अब अमित शाह ने ये बात कही तो फिर राहुल गांधी, जो कि भारत में जो भारत की संसद है वहाँ पर विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के माननीय सांसद, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है ताकि गरीब बच्चे अंग्रेज़ी ना सीखे, आगे ना बढ़े और जो तरक्की है वो ना कर पाए। तो क्या भाषा का ये जो विवाद है वो वाकई बच्चों को, गरीब के बच्चों को गुलाम बनाए रखने की साजिश है, या फिर अंग्रेज़ी की अहमियत पर जोर देते हुए राहुल गांधी ने जो विचार अपने प्रस्तुत किए हैं भाषा को लेकर, ये कुछ अलग ही बात है और इसका तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। तो भाषा का विवाद और भारत के युवा इस भाषा पर चल रहे विवाद को कैसे देखें, भारत के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत लगातार तरक्की की राह में जो है तेज़ी से आगे बढ़े, वो इस विवाद को कैसे देखें और खास करके भारत का मतदाता इस विवाद को कैसे देखें। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोफेसर गुरमीत आपका चर्चा द ट्रुथ में। आज सबसे पहले तो मैं भाषा और राजनीति, अगर हम देख रहे हैं कि भारत में लंबे समय से वैसे तो भाषा पर राजनीति होती आई है, दक्षिण भारत के राज्यों में चले जाइए तो वहाँ पर भाषा जो है स्थानीय भाषा को लेकर प्राइड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है अन्य राज्यों की जो भाषा है उसे लेकर एक किस्म से हम जो है एक दुर्भावना वाली जो पॉलिटिक्स है इसको भी देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विभाजन का एक कारण भी मानी जाती है। लेकिन मैं उधर जाने से पहले ये जो ताज़ा विवाद है, अमित शाह ने जो बयान दिया कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को आने वाले दिनों में भारत में शर्म आएगी, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसके बाद राहुल गांधी ने जो अंग्रेज़ी को लेकर टिप्पणी की उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ पर भी राजनीति आ जाती है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो विभाजन वाली बात है वो आ जाती है, क्योंकि शायद राजनीति का जो अगर इसेंशियल एलिमेंट्स में आपको कोई कहूँ तो वो दो ही हैं, एक तो झूठ बोलना और एक तोड़ना। अगर हम जो उसके बिना राजनीति हो नहीं सकती। जी। अभी कल परसों ही मुझे कोई व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, तो वो नेता थे। तो मैंने कहा जी ये आपकी पहली शर्त आप पूरी कर रहे हैं, क्योंकि नेता ऐसे ही करते हैं। तो वो झूठ बोलना आना चाहिए और फिर ऐसी चीजें जिससे, क्योंकि लोग बटेंगे तो फिर जो है वो जो बाकी मुद्दे हैं उन पे एकजुट नहीं हो पाएंगे और फिर वो उनकी सत्ता बनी रहती है। तो ये अभी से नहीं, इसमें कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, वो आप जानते हो अंग्रेजों के समय से फूट डालो राज करो की बात हमेशा होती है, तो वो है। दूसरी बात, भाषा वैसे अगर देखा जाए तो भाषा ये बड़ी विडंबना है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम वैसे देखें तो भाषा के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन भाषा हमेशा जोड़ने का काम करती है। आप मेरे से बात कर रहे हैं या आप मेरे से कनेक्टेड है तो कैसे हैं? भाषा के थ्रू ही है ना। जी। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं भाषा के थ्रू, किसी भी संस्कृति से, सभ्यता से, हर चीज से, भाषा में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो पहली बात तो आपने कहा कि बाकी बातें बाद में, पहले बयान की। तो अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, कोई भी भाषा हो, उसे बोलने वाले लोग ज्यादा हों, उसे कम बोलने वाले लोग कम हों, किसी जमाने में वो भाषा हो सकता है साम्राज्यवाद का प्रतीक रहा हो, कुछ भी हो, किसी भी भाषा को बोलने में शर्मिंदगी वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जी। इसलिए पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करूँ। अंग्रेजी को लेकर मैं आपको ये बता दूं, हम भी हिंदी स्कूलों में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, और हम एक जमाने में जब हम स्टूडेंट थे तो मैं आपको बताऊं, एक वेद प्रताप वैदिक जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की, हिंदी में उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी एक किताब आती थी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की, वो छोटी सी बुकलेट थी। उसमें वो तमाम तर्क जो अंग्रेजी के पक्ष में दिए जाते थे उसको काटते थे। हम लोग उसे बड़े पढ़ते थे, बहुत श्रद्धा से, बड़े शौक से, और फिर बड़ी बहसें किया करते थे। और हमें लगता था कि हिंदी का भला तब तक नहीं होगा जब तक इस देश में अंग्रेजी बोलने वाला एक भी व्यक्ति जो है वो रहेगा। ऐसा हम भी सोचते थे। लेकिन जब समय के साथ
आदमी आगे बढ़ता है जीवन में और सीखता है, तो उसे अब हमें आज इस स्टेज पे आके ये लगता है, मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, पहले मैं हिंदी का पत्रकार था, जी। तो हमें ये लगता है कि हम तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर, कोई मुकाबला ही नहीं है, हर भाषा अपनी अपनी रास्ते पे चल रही है, हमें कोई अंग्रेजी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए विदेश में जाने का अवसर मिला, जो शायद अंग्रेजी के टीचर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर तो हिंदी के लिए जा पाओगे आप। जी। तो जी। हर भाषा के अपने अवसर, और जब वहां पर जाके हमने देखा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उज्बेकिस्तान जहां मुझे जाने का मौका मिला ताशकंद में, वो 91 में अलग हुए देश सोवियत यूनियन से, जैसे आप जानती हैं यूक्रेन हुए और तमाम देश, 15 देश थे टोटल। जी। जी। और वो सारे देश भी जो स्टालिन थे उनसे दुखी थे, त्रस्त थे, तो जब वो आजाद हुए तो उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, चौकों के नाम बदले, स्टालिन की मूर्तियां तोड़ी। लेकिन आपको जानकर या आपको आइडिया होगा ऑलरेडी कि उन्होंने रशियन भाषा नहीं छोड़ी। ये नहीं किया कि अब आप अगर आज उज्बेकिस्तान जाएं तो उनकी एक अपनी जबान है, उज्बेकी जबान, जी। जो हिंदी से काफी मिलती जुलती भी है, काफी शब्द उसमें कॉमन है। लेकिन रशियन वहां सबको आती है, कोई भी जी। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे रशियन नहीं आती। कहने का मतलब उन्होंने इस बात को समझा कि भाषा से लड़ाई करके कोई लाभ नहीं है। अगर किसी समाज में कोई ऐसा नेता हुआ जिसने जुल्म किए या डिक्टेटर कोई ऐसा पैदा हुआ, तो उससे लड़ना या उसकी बात तो ठीक है, लेकिन वो क्या भाषा बोलता है। हम लोगों ने भाषा धर्म के नाम पे बांट ली, और आप जानते हैं हमारे यहाँ तो राज्यों की स्थापना भाषा के नाम पे हुई। जी। पंजाब में एक जमाने पर जब आतंकवाद की शुरुआत हुई, एक कारण ये भी गिनाया जाता था कि जी इन्होंने ये भाषा लिख दी, उन्होंने वो भाषा लिख दी। और जो आप साउथ की बात कह रही हैं, साउथ में भी जो लोग हैं, खासतौर पर केरल, मुझे बहुत बार जाने का अवसर मिला, वहाँ जी। 10th तक हिंदी कंपलसरी है। तो हमने, मैं बता रहा हूँ कि पूर्वाग्रह बहुत सारे बना रखे हैं, कई बार हमें मिसकंसेप्शन हमारे बहुत है, धारणाएं हमने बना रखी हैं। जी। तो अगर आज के समय में कोई भी भाषा हो, अगर वो आप जानते हैं तो आपका लाभ है। और आज के समय में नहीं, अलग और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोग चार चार भाषाएं, अभी मैं उज्बेकिस्तान का आपको उदाहरण दे रहा था, वहां पे ग्रेजुएशन की डिग्री में ये अनिवार्य है कि आप कम से कम 2 विदेशी भाषाएं सीखें। 2 जी। विदेशी भाषाएं, मतलब एक भी नहीं, 2 विदेशी भाषा। तो लोग बड़े चाव से भाषाएं सीखते हैं। हम लोगों की दिक्कत ये है कि जो दक्षिण की आप बात कर रहे हैं, खास तौर पर जो नॉर्थ के लोग थे, और उसमें मैं अब हिंदी के जो लोग हैं उनकी भी गलती मानता हूं और उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, कि हमने साउथ की भाषाएं या बंगाल या मराठी सीखने की कोशिश नहीं की, जो हमारी भारतीय भाषाएं थी। कहने जी। के लिए तो हमने त्रिभाषा फार्मूला की बात की, लेकिन हमने नहीं की। हमारी तुलना में अगर आप वहां जाएंगे तो फिर भी उनको आती है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, हिंदी मीडिया का प्रभाव हो सकता है, फिल्मों की वजह हो सकती है, लेकिन उन्हें कमोबेश हिंदी आती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें उतनी भी नहीं आती है। तो हम लोग भाषा सीखने के मामले में बहुत, मुझे लगता है, आलसी समाज है। हम लोग एक ही भाषा जानते हैं, खासतौर पर जो हिंदी प्रदेश में लोग हैं। जी। फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे से भी पूछेंगी तो आप कहेंगे नहीं नहीं अंग्रेजी तो आती होगी। देखिए, किसी भाषा को अच्छे से आना और काम चलाऊ आना, उसमें फर्क है। हम अच्छे से भाषाएं सीखने वाले लोग नहीं है, मुझे लगता है। हमें भाषाओं के मामले में हम बहुत विपन्न लोग, जबकि जो पुराने लोग थे हमारे ही देश में, उसमें आप देखिए पुराने जितने भी रहे, वो फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। पंजाब, मेरे अपने पिताजी, उन्हें उर्दू भी आती थी क्योंकि वो पाकिस्तान से आए, जी। पंजाबी आती थी, इंग्लिश से उन्होंने एमए किया, हिंदी आती थी और संस्कृत आती थी। 5 जी। भाषाएं तो मैंने आपको सीधी गिना दी, और उसके अलावा भी वो सीखते रहते थे। तो बिल्कुल। भाषाओं का बहुत सुंदर दुनिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस तरह के राजनीति के कारण फंस के, या जैसे भी हमने अपने मन में कुछ धारणाएं बना ली हैं, ऐसे ही हमने भाषाओं का, हम लोग हिंदी वाले बहुत ही सोचते हैं। बड़े समय तक मैंने बताया, मैं खुद उसका शिकार रहा, कि हम महिमा में ग्लोरिफिकेशन करते कि नहीं जी हिंदी तो ये है, हिंदी ऐसे होना चाहिए, हिंदी। नो डाउट, मैं कहता हूँ कि एक देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। दुनिया में और बहुत से देश हैं जी। जहां पर कई भाषा, एक मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमें, कि भारत में भाई बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। हम हमेशा कह देते हैं, जी। लगभग सभी दुनिया के जो बड़े देश हैं उनमें कई भाषाएं बोली जाती हैं। जी। जी। ऐसा नहीं है, लोकल भाषाएं सब जगह, लेकिन ज्यादातर देशों में उन्होंने एक भाषा, या अगर एक भाषा भी है तो उसको अलग अलग लहजे से बोला जाता है। बिल्कुल। तो किसी भी, तो उन्होंने लेकिन एक भाषा को स्वीकार किया एक राष्ट्रभाषा के तौर पे, जो हम नहीं कर पाए, तो उसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जितनी भी भाषाएं हमारी हैं, जो हमारी संविधान की भी भावना है, वो सभी हमारी अपनी भाषाएं हैं, और जितना संभव हो उतना हमें जरूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। भाषाएं सीखने से आपको लाभ होगा, ना सिर्फ
एक दार्शनिक रूप में मैं कह रहा हूँ लाभ होगा, व्यवहारिक तौर पर, नौकरी के स्तर पर, काम के स्तर पर, हर जगह पर आपको। अभी मेरे पास एक पेपर आया जी बनाने के लिए कि जी आप दोनों भाषाओं में चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होने चाहिए। जी तो जी मैंने अपनी असमर्थता जता दी। अगर मैं अंग्रेजी अच्छे से जानता तो मैं बनाता। कई बार ऐसा होता है मेरे पास कोई अनुवाद का काम आता है, क्योंकि मैं सिख हूँ, पंजाब में रह रहा हूँ, नाम भी वैसा है, तो कहते हैं कि आप हिंदी और पंजाबी दोनों में करते हो। तो मैं पंजाबी में उतना प्रवीण नहीं हूँ, जी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं उन्हें मना करता हूँ। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपको ज्यादा भाषाएं आती हैं तो आपको व्यवहारिक दुनिया में भी बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ। इवन किसी से, जब मैं पत्रकार था तो मैं जब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस में, अब तो हरियाणा के लोग ज्यादा हैं, उस समय पंजाब के भी काफी होते थे, जी जब मैं कांस्टेबल से बात करता था तो आपने ये महसूस किया होगा कि अगर हम किसी पंजाबी से हिंदी में बात करें तो वो हिंदी बोलने की कोशिश करता है, जी जी कहने के बावजूद, तो वो सहज बातचीत नहीं हो पाती थी। तो मुझे बड़ा हैंडीकैप महसूस होता था उस समय, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम भाषा के स्तर पर दोनों से बात करते समय दोनों लोग कंफर्ट नहीं है तो अच्छी बात नहीं हो पाई। बिल्कुल, एक छोटा तो सा हमें ब्रेक। सीखनी चाहिए। जी जी। अलग अलग भाषाएं सीखनी चाहिए। भाषाओं की जो दुनिया है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर दुनिया है, और ये सीखने में जो कि मनुष्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट भी मानी जाती है कि जो उसकी सीखने की प्रक्रिया होती है उसको और सरल बनाती है। प्रोफेसर गुरमीत का ये कहना है, और कहीं ना कहीं राजनीति जब इस पर शुरू हो जाती है, राजनीति का इसमें समावेश हो जाता है, तो वो विभाजन के उद्देश्य से होता है, यही इंटेंशन होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा को लेकर बयान दिया और बीजेपी और आरएसएस की साजिश से इसे जोड़ा है, तो क्या ये उस भावना पर भी प्रहार करने की कोशिश की गई है जिसमें अंग्रेजी को कहीं ना कहीं जो है एक विदेशी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है? हालांकि ये अलग बात है कि भारत में तमाम जितने भी बड़े बड़े महकमे हैं, बड़े बड़े जो ओहदे हैं, वहाँ पर बैठा जितना भी कोई भी अधिकारी हो, उसे अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान है वो अनिवार्य जैसा ही है लगभग, क्योंकि उसे अगर ये भाषा नहीं आएगी तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होते हैं, उसमें भी अड़चने आती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा में राजनीति और अंग्रेज़ी को विदेशी भाषा की जो संज्ञा दी जाती है या फिर उसे अपनी मातृभाषा से जो है कहीं ना कहीं उससे हीन भावना की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है अंग्रेज़ी भाषा को, और ये कोशिश की जाती है कि आप अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करते, इसलिए आप अंग्रेज़ी भाषा में जो है वो उसे सीखते हो या फिर उसमें काम करने की जो है लालसा दिखाते हो। हालांकि राहुल गांधी ने एक जो बात कही है अमित शाह के बयान के जवाब में कि अंग्रेज़ी भाषा असल में औजार है, और इस औजार के ज़रिए आप करोड़ों रुपयों तक की जो नौकरी वो हासिल कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर गुरमीत आपसे समझना चाहती हूँ, आपने अपने जीवन का, यहाँ तक कि आपने अपने पिता के जीवन के भी उदाहरण हमारे सामने रखे, आपने उज़्बेकिस्तान का उदाहरण भी हमारे सामने रखा, आपने केरल तक का उदाहरण सामने रखा, लेकिन मैं भारत में जो भाषा की स्थिति है उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती हूँ। राहुल गांधी जब कहते हैं कि आप करोड़ों रुपए की नौकरी अंग्रेज़ी सीख कर हासिल कर सकते हैं, तो क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैंने वो बयान सुना नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी सीख के करोड़ों रुपए की नौकरी हासिल कर लेते जी तो अब वो कई बार उनकी भावना ठीक रहती है, लेकिन वो कहते हुए, अब जैसे उन्होंने कह दिया था कि जलेबी की मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, फिर वो एक्सपोर्ट होगी जलेबी, जी जी तो वो करोड़ों रुपए, आपको क्या लगता है भारत में लोगों को अंग्रेजी आती नहीं तो कितने लोगों को करोड़ों की नौकरी मिल रही है? तो वो तो मेरी समझ से बाहर है। नो डाउट अंग्रेजी आज के समय में दुनिया से जुड़ने के लिए भारत के लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो एडवांटेज है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जो समाज है वो, अब देखिए, दो बातें मैं पहले तो स्पष्ट करूं। पहली बात तो ये कि अगर हमारे देश में अंग्रेज ना आए होते, हमारे देश में फ्रेंच आए होते, तो हम आज जो बातें अंग्रेजी के लिए कह रहे हैं वो फ्रेंच के लिए कह रहे होते, या पुर्तगीज आए होते तो पुर्तगीज के लिए कह रहे होते। और गोवा में आप जानते हैं पुर्तगीज आए भी थे, तो ये असंभव नहीं था। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर स्पेन की कॉलोनी थे तो स्पेनिश वहां पर आज भाषा बोली जाती है, स्पेनिश भी बहुत बड़ी भाषा। और मैंने कहा कि बड़ा और छोटा होने से या नौकरी मिलने या ना मिलने से हम किसी भाषा से प्रेम करें, वो सही है भी नहीं। कोई छोटी भाषा उससे भी उतनी इज्जत करें, अंग्रेजी की भी करें। एक समय तक मैंने आपको बताया, क्योंकि अंग्रेजी हमारे यहाँ एक इलीट क्लास की, एक साम्राज्यवाद की प्रतीक रही, तो हमारे जैसे भी जो लोग थे उनमें एक प्रकार की चिढ़ थी अंग्रेजी के प्रति।
क्योंकि एक मानसिकता इस तरह की थी कि अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आप छोटे हैं, अंग्रेजी, जबकि नॉलेज से उसका कोई ले। जी। ब्रिटेन में हर आदमी अंग्रेजी बोलता है, अमेरिका में हर आदमी अंग्रेजी बोलता है, यही तो देश है अंग्रेजी वाले, ऑस्ट्रेलिया में हर आदमी, बाकी और भी देश हैं, रूस में थोड़ी बोलते हैं सारे। लेकिन क्या वहां पर सारे इंटेलिजेंट है? ऐसा तो है नहीं। तो बुद्धिमत्ता का भाषा से कोई लेना देना थोड़ी है। वो तो जहां जो पैदा हुआ है वहां से उसको भाषा वो पकड़ लेगा। तो इसलिए अंग्रेजी के प्रति एक थोड़ा सा वो रहा कुछ लोगों में, जैसे जो चीज अमित शाह जी के बयान से भी शायद जो उसके पीछे उनकी भावना होगी। कई बार हम जो शब्द हैं, जो बयान है, जैसे राहुल गांधी का मैंने कहा, वो पूरी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन दूसरी भाषाएं भी आनी चाहिए। दूसरा, मैं अभी इस बात को बहुत ठोक के कहना चाहता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी अब विदेशी भाषा में नहीं है। ठीक है। अंग्रेजी एक जमाने में था, अब वो हम जैसे और भारतीय भाषाएं वैसे ही हमें मान लेना चाहिए, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, हमारा लाभ ही है। किसी को अपनाने में कोई बुराई नहीं, किसी को दूर करने में बुराई होती है। तो ये हमारे अपनी बड़ा दिल होना चाहिए। वैसे भी हर भाषा एक दूसरे से शब्द लेती है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने तमाम भाषाओं से लिए हैं, और हमने तो बल्कि दो दो भाषाओं से मिला के भी बनाए। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, रेल अलग शब्द है अंग्रेजी का, गाड़ी अलग शब्द। हमने अरबी, फारसी, पुर्तगाली सबसे शब्द लिए। अगर हम देखें तो बहुत सुंदर चीज है उसमें, और हिंदी में बहुत ताकत है उसमें, कोई ऐसी चीज नहीं। हमें अंग्रेजी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। करोड़ों की नौकरी की जहां तक बात है, ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और वो पूरा देश चला रहे हैं, है ना। अभी आपने 2-3 दिन पहले भी देखा होगा, मोदी जी और मैक्रो जब बात कर रहे थे तो पीछे एक इंटरप्रेटर भी बैठा था। जब मोदी जी ने कहा कि लास्ट नाइट में आया और मैं साइप्रस होके आया, तो ऐसा कोई ये कहे कि करोड़ों की, व्हेन डिड यू कम, तो मोदी जी ने कहा कि लास्ट नाइट में आया। और फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी में भी बोला, जो ट्रांसलेटर था जीपिंग के साथ भी बोला, तो जीपिंग भी कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। तो अब ये लोग करोड़ों की नौकरी देने वाले लोग हैं ये लोग, तो ऐसा वो कुछ नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने तो एक बार ये कह दिया था कि अगर मैं शायद प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती। तो इसलिए ये बात की अंग्रेजी से ही अवसर है। जैसे मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में अंग्रेजी करने वाले लोग भी, आपको क्या लगता है कि देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो केवल हिंदी जानने वालों लोगों की है? वो तो इंग्लिश के बाद भी आपको नौकरियां पर्याप्त नहीं मिल पाती। हिंदी में भी उतनी समस्याएं हैं, हिंदी से भी लोग कंपटीशन में क्लियर करते हैं। मेरे अपने बड़े भाई जो थे आईएएस में, अभी रिटायर हो गए, उन्होंने हिंदी फिलोसफी से किया था। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि हिंदी भी ऐसी सब्जेक्ट है जैसे अंग्रेजी सब्जेक्ट है, हिंदी के भी टीचर लगते हैं जैसे हम लोग लगे हुए, इंग्लिश के भी लगते हैं। तो नौकरी तो किसी भी भाषा से मिल सकती है। हाँ, अगर ज्यादा भाषाएं आती हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, तो ज्यादा नौकरी मिलने की संभावना है, ज्यादा काम मिलने की संभावना है। तो केवल अंग्रेजी नहीं, तो अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, हमें भारतीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए। वैसे भी सिर्फ नौकरी की बात नहीं होती। आपको एक रशियन आदमी मिलता है, आपको एक इटालियन आदमी मिलता है, आप छोड़िए, आपको एक मराठी आदमी मिलता है, एक मराठी केरल का आदमी मिलता है। आपको अगर उसकी भाषा आती है तो आप उसके साथ कनेक्ट करोगे या नहीं करोगे? आपकी उससे मित्रता होगी, आप लोग बात करोगे आपस में, वो मित्रता कहाँ तक जाएगी, कौन से आपको अवसर दिलाएगी, आपको पता ही नहीं होता। तो भाषाएं सीखनी चाहिए जी। अंग्रेजी को अब विदेशी भाषा नहीं मानना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी की जो मानसिकता है, हम जैसे मैंने अभी स्टालिन का उदाहरण दिया, अंग्रेजी से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी, जो शायद अमित शाह की भावना रही होगी कि अगर अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति में अपने आप को सुपीरियर कर रहा है और सुपीरियर समझता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेहा जी, मैं आपको और बताऊं, हमने बहुत सोचा जीवन में इस प्रश्न पे। दो तरह के कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हीन भावना और हीन भावना जो है, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो फिर भी ठीक है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होगा वो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, उस प्रोसेस में वो बेटर आदमी बनता चला जाएगा और वो नई चीजें भी सीखेगा। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है वो तो कहेगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो उसके लिए तो जीवन वहीं पे खत्म है। जिस आदमी में ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो खत्म है। एक बार कोई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने ये कहा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत वाक्य ये है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर जो व्यक्ति ये सोच ले कि मैं तो, मुझे और कुछ, मुझे क्योंकि मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, तो वो जो लड़ाई है वो उस भाषा को, वो चाहे हिंदी वाले में भी हो। कई बार साउथ के लोग यही शिकायत करते हैं या पंजाबी के लोग ये शिकायत करते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि हमने भाषा को, रिलीजन तो छोड़ो, मैं आपको, आपने, क्योंकि ये बड़ा प्रिय विषय है जिस पर आज चर्चा कर रही हैं आप मेरे, तो हमने तो पार्टी से जोड़ दिया। मुझे खुद ये महसूस हुआ, हालांकि हम ना अपने को विरोधी मानते ना समर्थक मानते, हम तो बहुत समय तक पत्रकारिता में रहते हैं, हमारे तो सभी पार्टियों में मित्र हैं, और मैंने बताया
कि राजनीति एक ऐसी चीज है, उसमें तो झूठ बोलना, ये करना, वो हर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो अलग चीज। लेकिन अगर आप हिंदी, मान लो मैं हिंदी बोलता था, तो मुझे लोग कहते थे ये बीजेपी के, क्योंकि मेरा कोई इस तरह से ताल्लुक। यहाँ तो हमने, अगर कोई अच्छी हिंदी बोलता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छी हिंदी बोल दी, तो इसका मतलब जो भी हिंदी अच्छी हिंदी बोला। और एक और मैंने देखा अपने साथ बहुत जगहों पर, कि अगर आप कहीं कुछ बोल रहे हैं तो लोग आके बोलेंगे आपसे कि जी बहुत मुश्किल हिंदी बोलते हैं आप। तो उनसे जब मैं पूछता था कि कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ नहीं आया, तो एक भी शब्द नहीं बता पाते थे। फिर मैं उनको यही कहता था कि अगर कोई अंग्रेजी में भाषण दे रहा हो और आपको आधा भाषण समझ ना आ रहा हो, जी। फिर भी हम जाके उसको ये कहते हैं कि आप बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। तो जो व्यक्ति हिंदी बोल रहा है उसको भी ये कहिए कि अच्छी हिंदी बोल रहा है। तो जो मैं बात बता रहा था, वो जो लड़ाई है, वो इस प्रकार की जो मानसिकता हमारे में है। मैंने देखा कई बार लोग पेपर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पब्लिकली शताब्दी एक्सप्रेस में हिंदी का पेपर लेने में भी संकोच करते हैं। ये हिंदी की पत्ती, क्योंकि बगल वाला ये सोचेगा कि अच्छा ये हिंदी का पेपर पढ़ रहा है, कोई अलग ही चीज है ना। तो लंबे समय तक ऐसा होता था। मैं अपने साथ, जब मैं जनसत्ता में था, तो एक बार चंडीगढ़ में, तब सीआईआई का एग्रोटेक होता है, आप जानती हैं, अभी भी होता है, उस समय वो शुरू हुआ था। तो रात को कोई रॉक शो था, तो मेरे एक मित्र थे जो अंग्रेजी ट्रिब्यून में थे, अभी भी हैं, तो वो और मैं गए शाम को। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ट्रिब्यून से हूँ। मैंने बोला मैं जनसत्ता से हूँ। कहते जनसत्ता वालों को नहीं बुलाया। एक समय, ये 20 साल पहले की सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये 20 साल पहले की, 95 की बात है। और पे आज की तारीख में कोई कहे कि मैं दैनिक भास्कर से हूँ, या मैं अमर उजाला से हूँ, या मैं किसी से हूँ, तो कोई मना नहीं कर सकता। तो स्थितियां बदली भी है, लेकिन नो डाउट, जैसे मैंने कहा कि एक ये मानसिकता भाषा के आधार पर श्रेष्ठता की रही है, जिसकी वजह से अंग्रेजी के प्रति भी लोगों में थोड़ा सा दुराव हुआ, और अंग्रेजी के प्रति लोगों में आकर्षण भी हुआ। आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि जी फलाने स्कूल में अगर आप अंग्रेजी में नहीं बात करेंगे तो फाइन होगा। लोगों में ये आग्रह रहता है हमेशा। अभी जब एनईपी आई, तब भी लोगों को लगा कि नहीं। तो बहुत भाषाएं अच्छी चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमने राजनीति उसके नाम पे कर हमने लोगों में उसको लेकर, जैसे मैंने बताया साउथ में कुछ जगहों पर, क्योंकि उनको लगता है ये थोप रहे हैं। थोपने से नहीं होगा। भाषा तो अपने अंदर से, अगर आपका मन है तो आप सीखिए। और इस बात को अगर आप समझते हैं कि सीखने का फायदा है, जो साउथ में बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग बंगाल में, बहुत सारे लोग, उन्हें पता है कि हिंदी सीखेंगे तो हमारा अवसर। इवन मल्टीनेशनल्स के जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर थे, एंड्रयू नाम से, उन्होंने मेरे से किसी के थ्रू कांटेक्ट किया, और एक लड़की उनको हिंदी सिखाने जाती थी, हमारी स्टूडेंट। तो लोग इस बात को समझते हैं कि अगर हम सीखेंगे तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एक विदेशी व्यक्ति आया, वो अपने स्टाफ पे डिपेंड करेगा। अगर उसको खुद आती है तो वो मार्केट में जाके कहीं भी खुद बात कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी अनुभव रहा है दक्षिण भारत के प्रदेश में रहने का। तो हिंदी आना और हिंदी की अगर अज्ञानता है तो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन कह लें, या फिर जो आपका व्यवहारिक या फिर जो आपका प्रोफेशनल कार्यशैली है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। हालांकि इस मुद्दे पर मैं तमाम भारत के अलग अलग प्रदेशों को देखती हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि कार्यशैली और जो ऑफिशियल वर्क कल्चर है, उससे भी जुड़ी कई जो समस्याएं पैदा होती हैं। अभी हाल ही में जम्मू से भी इस तरह का एक विरोध सामने आया, जिसमें बीजेपी ने उर्दू अनिवार्यता को लेकर आपत्ति जताई, जबकि जो सत्ता में शामिल है एनसी और विपक्ष में पीडीपी, उसने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे ख़त्म किया जाए। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या जनता के मन में किसी भाषा को लेकर दुराव, दुर्भावना, या फिर एक जो है निम्न स्तर की जो है राजनीति का परिचय देने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। और भारत में समय समय पर भाषा पर विवाद, भाषा पर राजनीति देखने को मिलती है, और बीच में जो जनता होती है वो इस राजनीति को कितना समझ पाते हैं, या फिर जिस तरीके के सकारात्मक बहस का दौर चलाया जाना चाहिए, भाषा ही क्यों ना हो इसके केंद्र में, क्या वो नज़र आती है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ विभाजन के राजनीति पर ही आधारित विवाद हैं, मसले हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर गुरमीत, मैं जम्मू कश्मीर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित
आकर्षित करना चाहूँगी, जहाँ पर तहसीलदार की जो है भर्ती के लिए उर्दू को अनिवार्य, वहाँ पर पहले से ये नियम है कि उर्दू भाषा का ज्ञान तहसीलदार के लिए होना अनिवार्य है। अब बीजेपी यहाँ पर आपत्ति कर रही है कि ये तो जो है ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, खास करके जम्मू रीजन के लोगों के लिए। क्या वाकई आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, पीडीपी कह रही है ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को ख़त्म करने की साजिश है, बीजेपी चाहती है कि उर्दू जो है इसको मिटा दिया जाए? प्रोफेसर गुरमीत, क्या सकारात्मक बहस या फिर वाद विवाद आप देख पा रहे हैं राजनीतिक दलों में? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक प्रदेश की बात नहीं है। पंजाबी में भी अगर आपको पंजाब में नौकरी करनी है तो 10वीं तक पंजाबी अनिवार्य होनी चाहिए जी। बल्कि अभी पीछे एक बड़ा पिक्यूलर केस आया कि कोई बच्चा यूपी का था जिसने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी, लेकिन उसने वैसे ग्रेजुएशन में पंजाबी पढ़ी, फिर भी उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि वो उन्होंने बाबू ने तो कभी 10th में पंजाबी नहीं, जो कि बड़ी फनी बात थी एक तरह से, क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर किसी ने पंजाबी पढ़ी है वो तो और ऊपर की क्लास। आप देखती है पंजाब में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो मील के पत्थर होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जो लगे होते हैं, जी। तो एक बार मैं जा रहा था तो उसमें जो हिंदी में जहाँ लिखे हुए थे उस पर कालक लगा रखी थी। उर्दू को हम मुसलमानों की भाषा समझते हैं, जबकि उर्दू और हिंदी में कोई फर्क ही नहीं, लिपि का फर्क है केवल। इवन पाकिस्तान में भी पंजाबी बोलने वाले सबसे अधिक संख्या है, घर में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने पंजाबी स्वीकार नहीं की। जो सबसे अधिक बोलने वाले लोग हैं, पंजाब आपको मालूम है डोमिनेट करता है, पंजाब का जो पाकिस्तान का जो प्रांत है। तो हर राज्य को अपना एक आग्रह रहता है, वैसे ही उनको है। मैं वही बता रहा हूँ कि हमने भाषा को लेकर, अब आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे अब जम्मू, हमारे देश में आप जानते हैं नवोदय विद्यालय खोले गए, राजीव गांधी के दिमाग का आइडिया था और उसको सफलता मिली, ज्यादातर बहुत बच्चों को मौका मिला। जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, आप जानती हैं हर जिले में एक नवोदय स्कूल खोला गया। तो आपके नॉलेज में मुझे मालूम नहीं है या नहीं, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने नवोदय स्कूल ही नहीं खोलने दिए उस समय, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नवोदय स्कूल के थ्रू हिंदी आएगी। आप ये छोड़ दीजिए, अब इससे किसका नुकसान हुआ भाई? अगर गरीब बच्चा वहां जाके पढ़ सकता। और आपको एक और उदाहरण, लड़ाई का लेवल देखिए। कर्नाटक में मैं कुछ साल पहले था बेंगलोर में, अंग्रेजी अखबार में खबर छपी हुई थी, खबर अंग्रेजी अखबार में थी, ये भी एक बड़ी आयरनी। और खबर क्या थी कि रेलवे में जो कूड़े के डब्बे हैं, आपने पता है पिछले कुछ सालों में ग्रीन कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, ऐसी, उसमें ये लिखा हुआ था उस खबर में कि जी अब वो रेलवे ने तो भारत सरकार का मंत्रालय है, तो एक जगह से कोई CSR में डब्बे लिए होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनमें जो था वो हिंदी में लिखा हुआ था सूखा कचरा और गीला कचरा। तो उसको लेके भी वहां डिबेट था मेट्रो में बेंगलोर में कि जी वहां पर उसका लाभ नहीं हो रहा क्योंकि वो हिंदी में लिखा हो। मैंने अपना सिर पीट लिया है और मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे हाथ में, मैं कहूँ भाई जिसमें लिखना है लिख लो। कचरे के डब्बे में भी हम जिद करते हैं कि हमारी भाषा में लिखा जाए, जो कि सबको समझ में आ जाता है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ इतना सब लोग समझ जाते हैं। कहने का मतलब जो भाव बता रहा हूँ मैं वो ये कि वो क्योंकि हमने इस तरह का भाषा को लेकर लोगों के मन में भी दुराग्रह पैदा कर दिए हैं, क्योंकि मैंने बताया राजनीति बांटना चाहती है, उसके कारण वो इशू बनाते हैं। सिखों की भाषा पंजाबी होगी, हिंदुओं की भाषा हिंदी होगी। पंजाब में भी ये कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, जबकि और हम तो यहाँ रहते हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि जो रीजनल भाषा है उसका हक पहला है, वो चाहे पंजाबी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो मलयालम हो, और अगर वो उत्तर प्रदेश या बिहार है तो वहाँ हिंदी हो, या छत्तीसगढ़ या जहाँ पर है। तो जो मातृभाषा जिसको हम मतलब कहते हैं, जो हम सीखते हैं, उसका अधिकार होना चाहिए। NEP ने भी यही बात कही थी, लेकिन उसमें भी आपको पता है विवाद हो गया कई राज्यों की तरफ से कि जी ये हिंदी थोपने की साजिश है, हिंदी थोपने की साजिश है, जबकि हिंदी कोई कहीं थोपी नहीं गई। अगर हिंदी थोपी गई होती तो अभी आपने खुद कहा कि जितने उच्च स्तर पर काम है वो सारे तो अंग्रेजी में ही होते हैं, जितने उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी सारी, वो तो अंग्रेजी में काम। बहुत समय तक तो हिंदी मीडियम लागू ही नहीं था। आज भी हिंदी मीडियम से या अन्य माध्यमों से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आपको हैरानी होगी 10% भी अगर वो आ जाए तो होता है कि बहुत बड़ी समाचार है। अगर हम UPSC की मैं बात कर रहा हूँ, वो खबर बन जाती है कि अच्छा जी पहले 50 में 3 ऐसे आ गए जो हिंदी मीडियम से, है ना। फिल्म बन गई, आपने देखी होगी हिंदी मीडियम एक फिल्म बनी थी, इंग्लिश एक फिल्म बनी थी। कई फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से इस बात को उठाया गया है। जो श्रीदेवी अब नहीं रही, उनकी इंग्लिश एक पिक्चर थी, आपने शायद देखी होगी। बिल्कुल तो देखी जी। ये भाषा का मुद्दा, मैंने जैसे कहा कि एक सबसे प्यारी चीज को हमने सबसे ज्यादा विभाजन का हथियार बना रखा है। भाषा एक बहुत ही, क्योंकि अब जब भाषा आप जानते हो, जब आप शब्दों को
देखते हो, शब्दों के संसार में जाते हो। मैं नेहा जी आपको बताऊं, जितने पर्यायवाची हैं जी वो भी अलग अलग अर्थ है उसको, हम कह देते हैं पर्यायवाची। जब आप गहराई से देखते हैं, मतलब जब हम मोहन कह रहे हैं तो हमारा अलग अर्थ है, जब हम श्याम कह रहे हैं तो अलग अर्थ है दोनों कृष्ण के लिए। बट जब हम मोहन कह रहे हैं तो हम उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की तरफ कह रहे हैं, श्याम कह रहे हैं तो उनके रंग की बात कर रहे हैं बोले। जी तो अगर हम शब्दों को देखें, और दूसरा मैं आपको बताऊं, कोई भी भाषा, जैसे मुझे भी 2 जगह बाहर जाने का मौका मिला, थोड़ी थोड़ी मैंने वहां की भाषाएं सीखी भी, जी उज़्बेकी और इटालियन। तो 2 जगह जो मैं गया, शुरू में जब आप 4 दिन तक कोई शब्द सुनते हो तो आपको बहुत मुश्किल लगता है वो शब्द जी प्रोनाउंस करना। जैसे मैं जी आपको उदाहरण देता हूँ, एक शब्द था जो उज़्बेकी में चलता है, कोई भी जब फोन उठाएगा एक दूसरे से बात करेगा तो वो बोलेगा याक्षी मिसिस। अब आपको पहली बार सुनने में याक्षी मिसिस, आपको मैं कहूँ अभी तुरंत बोलो तो आप नहीं बोल पाओ, लेकिन जब मैं 10 दिन सुनता रहा तो अब मैं ठीक से बोल लेता हूँ याक्षी मिसिस। याक्षी मिसिस मतलब हाउ आर यू, उसका जवाब होता है याक्षी। याक्षी मतलब गुड है वहां। जी तो कोई भी इसी तरह, एक ज की टिपिकल साउंड है इटालियन में, इन्फॉर्मेशियोने, तो इस्ट्रेजियोने, तो वो साउंड 4 दिन बहुत मुश्किल लगती है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि, या उदाहरण और बताता हूँ, चाइनीज भाषा अगर आप देखें जो चित्रात्मक लिपि है ना, हम लोग जब उसे देखते हैं हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि ये कैसे लिखते होंगे, जी क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि, वर्णात्मक नहीं है उस तरह से। जबकि उन लोगों को तो वो मुश्किल नहीं लगती। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, चंडीगढ़ में हम बैठ के अगर आप किसी दुकान पे चले जाओ कि औषधि बोलिए कि औषधि दे दी, आपको वो 2 बार देखेगा, है ना। आप गुजरात में चले जाइए, जी वहां पर औषधि कॉमन वर्ड है। महाराष्ट्र में चले जाइए। और आपको लास्ट उदाहरण दे दूं, विश्वविद्यालय उदाहरण जो है, ये बड़ा चुटकुले बनते थे इस पर कि जी कोई आया, उसने रिक्शे वाले से कहा विश्वविद्यालय जाना है, उसने कहा कि विश्वविद्यालय कहाँ जाना, उसने कहा यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसने कहा पहले हिंदी में नहीं बता सकते थे, रिक्शे वाले ने कहा। जी लेकिन आज मेट्रो का स्टेशन दिल्ली में विश्वविद्यालय बनने के बाद हर आदमी को पता है कि विश्वविद्यालय क्या है। इससे सिर्फ विश्वविद्यालय, आपको पता होगा ना, दिल्ली मेट्रो में एक स्टेशन है जो नॉर्थ कैंपस में, उसका नाम ही विश्वविद्यालय है। जी कहने का भाव ये कि जो भाषा है कोई भी मुश्किल सरल नहीं है, कोई भी अच्छी बुरी नहीं है। हमारे बरतने से, हमारे इस्तेमाल करने से, उससे परिचित होने से, हमारे रुचि लेने से वो होती है। और जितना हमारा शब्द भंडार बड़ा हो जी उतना बेहतर है। क्योंकि आपके पास, देखो मैं हमेशा बच्चों को भी अपने, जब हम पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो जूते 4 हों, शर्ट हमारे पास 15 हों, कार हमारे पास ज्यादा हों, जी आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी 4 हों। फिर शब्दों में क्यों कंजूसी बरतते हैं? शब्द क्यों नहीं हम ज्यादा सीखते? हम जी एक ही बात को 2 भाषाओं में, 3 भाषाओं में कहने का विकल्प क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? बिल्कुल हम अलग अलग शब्दों में अपनी वर्ड्स हम बहुत कम सीख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो SMS लैंग्वेज आ गई और जो व्हाट्सएप लैंग्वेज आ गई, उसमें तो आप देख रहे हैं इमोटिकॉन आ गए। अब आप लिख ही नहीं रहे, आपको हर चीज के लिए, एक सेंटेंस के लिए भी एक इमोटिकॉन है। मैं दुखी हूं लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने सैड इमोटिकॉन भेज दिया, है ना। ऑल्दो हम लोग व्यवहार में सैड स्माइली बोलते हैं, जो अपने आप में गलत प्रयोग है, जी लेकिन हम बोलते हैं ना सैड स्माइली भेज दी है, तो आपने लव है तो वो भेज दिया, तो वो ठीक है, वो भी तकनीक है, आनी चाहिए। लेकिन जी उसकी वजह से 2 चीजों में बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो हैंडराइटिंग, जी आजकल आप देखेंगे बच्चों की जो हैंडराइटिंग है, अब मैं कई बार कहता हूँ कि ठीक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आ गए, लेकिन बहुत सारे टेस्ट तो अभी भी पेन पेपर वाले हैं। बिल्कुल अगर आपकी राइटिंग, आप कितने भी अच्छे हों, क्योंकि हम उतना लिखने का हमारा अभ्यास चला गया। और दूसरा, आप भी महसूस करती होंगी कि हमारी जो वाक्य संरचना है, मतलब इवन जर्नलिज्म में मैंने कई दोस्त मिले जो ये कहते हैं, कहने की बात है कि अंग्रेजी सबको आती है, असल में अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही, बिल्कुल क्योंकि ये जो तकनीक का युग है उसमें अब लोगों को एक तो कुछ अपने आप ही एक तो सजेशन आ जाता जी है ना, जी जी जो सेंटेंस बन लेता है। तो भाषा एक सुंदर चीज है, लेकिन उसकी कैजुअलिटी आज के जमाने में बहुत हो रही है। और ऊपर से ये जो बीच बीच में राजनीति हो जाती है, उसमें रही के सही कसर भी पूरी हो रही है। ये एक भाषा को दूसरी भाषा से नफरत कराना जो है, ये सिखाती है, इस तरह जो है एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, और ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो फिर मैं समझने की कोशिश करूँगी प्रोफेसर गुरमीत से कि ऐसे में क्या भारत में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसे गढ़ा जा रहा था, इसकी संरचना की जा रही थी, इसके जो नियम है वो बनाए जा रहे थे, तो क्या नियम ये होना चाहिए था कि हर राज्य को ये हक होता कि सिर्फ 3 भाषा ही क्यों, अगर वो प्रदेश चाहता है तो वो भारत की अलग अलग तमाम जो भाषाएं हैं वो भी उनको शामिल करे, या फिर वो 3 हो या फिर 4 हो, और ये स्कूलों में जो शिक्षक है
उसकी उपलब्धि और वहाँ पर कैसा समाज है उसके अनुसार ये तय हो, तो क्या ये रास्ता हो सकता था भारत के एक ऐसे एकीकरण का जहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ जो हैं आदान प्रदान हो सके और भारत आखिरकार एकीकृत और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में खुद को दुनिया के सामने रख पाता। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा बाधा है या फिर भाषा जो है नए नए अवसरों का जरिया है। आप कहेंगे कि नए नए अवसरों का जरिया है, लेकिन ये भाषा जब राजनीति के केंद्र में आती है तब फिर इसी को लेकर विभाजन की कोशिशें की जाती है और कई हद तक तो ये राजनीति सफल भी होती दिखती है, जब खास करके हम देखते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों और जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं जहाँ पर गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके नागरिकों के बीच एक खास किस्म की जो है दुर्भावना जन्म लेती हुई भी हमें नज़र आती है और कई बार तो ये हिंसक भी हो जाती है। प्रोफेसर गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब हम भारत में नई शिक्षा नीति गढ़ रहे हैं या फिर उसे लागू किया जा चुका है, प्रोफेसर गुरमीत आप क्या समझते हैं, क्या 3 भाषा ये पॉलिसी लागू कर भारत सरकार ने यही कोशिश की कि तमाम जो भारतीय राज्य हैं वहाँ पर भाषा का किसी तरीके का बाधा या फिर सीमा ना हो और ये वो समय होता है खास करके शुरुआत से लेकर कक्षा 5 तक कि बच्चे किसी भी भाषा का ज्ञान जो है बहुत ही सहजता के साथ कर लेते हैं। जी देखिए, एनईपी में अपनी तरफ से जो बातें कही गई हैं, चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, एक्टिविटी बेस्ड हो या ये मातृभाषा वाली बात हो, पहले तो उसमें भी क्लियर होना चाहिए कि मातृभाषा की बात है, कोई हिंदी वाली बात नहीं हो, तो जो जहाँ की परिभाषा है। लेकिन एनईपी लागू भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का जो हाल है, देखिए हमारे, मुझे याद है एक बार चौटाला साहब की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तो उन्होंने भी पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाने की बात की थी, लेकिन शिक्षक कहाँ हैं? हमारे तो आज भी कहते हैं कि जी अंग्रेजी हिंदी में पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी पंजाबी में पढ़ा रहे हैं। जी। तो अच्छे शिक्षकों का नियुक्ति हो, रेगुलर हो, कितनी जगह सबलेटिंग की प्रॉब्लम है। मुझे बल्कि किसी ने बताया था कि मोदी जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला था इसका सबलेटिंग को रोकने के लिए, कि उन्होंने गुजरात के स्कूलों में जो शिक्षक पोस्ट थे उनकी वहाँ फोटोज लगवा दी बड़ी बड़ी, जिससे कि बच्चों को पता रहे कि वो बंदा तो आ ही नहीं रहा जो जिसकी फोटो लगी और वो बात फिर एक डर पैदा हो। तो हमारे यहाँ समस्याएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर हम भाषा को, हमने उस तरह से शायद अहमियत दी ही नहीं जिस तरह से हमने बाकी चीजों को अहमियत दी। कोई आईआईटी में जा रहा है कोटा में, तो वो आप देख रहे हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई मेडिकल के लिए पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहा है, इतने खर्च करके, उतना खर्च करके क्या हम भाषा सीखने की कोशिश करते हैं? हमने इम्पोर्टेंस समझी ही नहीं, जबकि आज कम्युनिकेशन का जमाना है और उसमें भाषा का बहुत रोल है। हमारे अपने एक सहपाठी थे जो गाने लिखते हैं, आपने नाम सुना होगा, इरशाद कामिल। अब वो क्या छोटा काम कर रहे हैं? अगर उनके लिखे एक गाने पे सारा देश, सारी दुनिया में धूम मचती है, तो वो क्या है? भाषा का ही कौशल है ना। वो कोई मैनेजमेंट करके या किसी और डिग्री को इंजीनियरिंग करके तो वो कर नहीं सकते थे उस तरह का पहचान। या ऐसे और लोग भी आपको मिलेंगे जो अच्छा लिखने वाले हैं, पत्रकारिता में बहुत लोग हैं जो अच्छा बोलने वाले हैं। आप जानती हैं अब तो उनका निधन हो गया, कमाल खान लखनऊ में हुआ करते थे एनडीटीवी में, वो जब बोलते थे वो प्रवाह ही अलग होता था भाषा का। तो हमने उस महत्व को शायद समझा ही नहीं और उल्टा लड़ाई अलग शुरू कर दी कि भाई हिंदी में फैशन हो गया कि अगर कोई बच्चा जी हिंदी में कमजोर है तो ये अच्छी बात है, बल्कि ऐसा भी आपने सुना होगा कि लोग उसको बड़े प्राइड से बताते थे, है ना। तो ये जो भाषा वाला शायद मुद्दा है, ये एनईपी पे उन्होंने कोशिश की है एड्रेस करने की, लेकिन उतनी उपलब्ध। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एक जमाने में तमिल के टीचर हुआ करते थे, आज नहीं है। इलाहाबाद में जो हिंदी विभाग है उसका नाम आज भी आप जाके देखें तो है हिंदी व आधुनिक भारतीय भाषाएं विभाग, साइन बोर्ड पे रह गया है। आप बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं या कितने कॉलेज हैं जहाँ तमिल का, तेलुगु का आप ऑप्शन दे पा रहे हैं। कुछ जगहों पर आजकल फैशन में फ्रेंच वगैरह का तो विदेशी भाषाओं का तो दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ होना चाहिए वो। मैंने तो पहले ही कहा कि आप विदेशी भाषाएं भी सीखें, कम से कम। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक और भारतीय भाषा, देखिए अंग्रेजी तो कमोबेश लोग आ जाती है या काम चलाओ तो आ ही जाती है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है स्कूलों में, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको ग्रेजुएशन का उदाहरण बताया वहाँ पर, कि एक और भारतीय भाषा और एक कम से कम विदेशी भाषा, दोनों का ही हमें सुविधा देनी चाहिए। अगर अनिवार्य नहीं भी करना है तो वो कोई भी चूज कर ले, वो मलयालम कर ले, तेलुगु कर ले, कोई भी बंगाली कर ले, जिसकी जो रुचि हो। गुलजार साहब हमें एक बार मिले थे, उन्होंने अनुवाद कर दिया पूरा। वो कहते मैंने राखी के चक्कर में बंगला सीखी थी, वो तो पंजाबी हैं,
और उन्होंने टैगोर की कविताओं का अनुवाद कर दिया। तो भाषा सीखने के आप बड़ा वो होता है, बहुत रोचक प्रक्रिया होती है कि किस वजह से आप सीख रहे हैं। बहुत बार आपको मालूम है ट्रैवल इंडस्ट्री में आजकल बहुत डिमांड है। एक बार मैं आ रहा था दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट में, तो मैंने एक देखा चाइनीज ट्रुप को लेकर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति जो उनके साथ था वो आया हुआ था। तो बहुत, आप चाइना में जाएंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं गया हूँ बीजिंग यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं उनके, वो लोगों ने दो नाम रखे होते, एक उनका ओरिजिनल नाम है, एक उनका हिंदी का जो नाम है वो इतना ऐसा नाम होगा उसका आपको मीनिंग भी मुश्किल हो जाएगी। आप आज भी देखेंगे स्कूलों में, मैं कई बार, ये बड़ा रोचक ऑब्जर्वेशन मैंने रहा, एक जमाने में हम लोगों के समय में, जैसे उदाहरण में लड़कियों के अगर नामों का दूं तो नाम होते थे बेबी, स्वीटी, रीटा, इस तरह। आज आपको कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा। आज ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, विमुक्ति या पता नहीं क्या क्या, जो तो एक तरफ नाम तो हम बहुत संस्कृताइज रख रहे हैं, बहुत ज्यादा संस्कृताइज रख रहे हैं, लेकिन हिंदी बोलने में और संस्कृत की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो हमें कई बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं इंटरव्यू में, मैं आपको बताऊं, जिनसे उनको अपने नाम का अर्थ भी नहीं पता होता। तो उनको हमेशा ही समझाया जाता है कि भाई जो अपना नाम है कम से कम वो अच्छे से उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए। और शब्दों की उत्पत्ति, ईडीएम, फ्रेजेस, ये सब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बट मुझे लगता है हमने स्कूली शिक्षा में भी भाषा को उतना जोर नहीं दिया, जबकि असली गेम ही भाषा का है। आप बताइए, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सारा गेम भाषा का ही तो है। बिल्कुल। अगर आप किसी को पूछते हैं तुम्हारे बाप का क्या नाम है, और आप किसी को पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना उसके रिप्लाई में। बिल्कुल। तो हम लोगों ने भाषा की इंपॉर्टेंस समझी नहीं, भाषा को बहुत लाइटली लिया। हमने ये सोचा ही नहीं कि असल में भाषा हमारा निर्माण करती है कहीं ना कहीं, केवल संप्रेषण की बात नहीं है। जिस तरह की हम भाषा बोलते हैं, जिस तरह की हम किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह की हम पोइट्री पढ़ते हैं, उस तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं है। थोड़ा बहुत अब IIT वगैरह में और जगहों पर आप देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जो डिप्रेशन और जो तमाम तरह का जो अकेलापन और जो तमाम चीजें हैं उनकी तोड़ भाषाओं में, पोइट्री में, लिटरेचर में, इन चीजों में भी है। बिल्कुल। भाषा जो है इंसानी भाव को बहुत ही बखूबी तरीके से इसका संचार करती है और परस्पर जो है सौहार्द स्थापित करने में मददगार होती है, अगर भाषा को सही तरीके से समझने की ललक हो। प्रोफेसर गुरमीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से भाषा के बारे में हमारे दर्शकों के सामने अपने बहुत ही जो है गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगी कि विचार रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और अब दर्शकों से अनुरोध करती हूँ मैं कि आप भाषा को लेकर क्या विचार रखते हैं। क्या भाषा जो है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी भाषा हो या फिर भारत की तमाम जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, या फिर पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, क्या इन भाषाओं को भारत के राजनीतिक दलों ने सही तरीके, सही सकारात्मक जो है भाव से अपने जो वोटर्स हैं उनके बीच ले जाने की कोशिश की है? अगर ऐसा होता तो फिर भाषा पर भारत में विवाद या फिर विभाजन की कोशिशें नहीं की जा रही होती और भारतीय नागरिक भी इसे बखूबी समझ पा रहे होते। लिखकर भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।